सो हे चैंपियंस, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज, और रिसेंटली यहाँ पर हमने अभी अभी कंप्लीट किया है अपना चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसे हम बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। तो चैप्टर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एंड आई होप कि आप सभी के इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। आपने बहुत अच्छे से सारी वीडियोस को यहाँ पर स्टडी किया होगा, अपने नोट्स भी यहाँ पर आपने प्रिपेयर किए होंगे, चाहे वो डिटेल नोटबुक के अंदर हो या फिर समरी नोटबुक के अंदर हो। सारी एक्रोनिम्स तुम याद करके बैठे होगे। तो अब बारी आती है इवैल्यूएशन की। बेटा, क्लास 11th के अंदर आप लोगों को सबसे पहले अब ये समझना होगा कि चैप्टर तो हम लोगों ने समझ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, बट उसकी प्रिपरेशन अधूरी है बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग टॉपिक से, तब तक आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी। सिर्फ चैप्टर पढ़ लेने से आपकी तैयारी खत्म नहीं होती है जब तक आप उस चैप्टर से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेते। मोर ओवर, क्लास 10 से क्लास 11th का जो पैटर्न है वो अलग होता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराकर हम लोग यही समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको क्लास 11th के अंदर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, और इतने सारे क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके माइंड में जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल छप जाएगा। ठीक है, तो आज ही से अपनी जो जर्नी है वही 100 में से 100 लाने की, वो हमारी तभी पूरी होगी जब हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और आप मुझे बताएंगे वीडियो के एंड में कि आप लोगों ने आज कितने मार्क्स स्कोर किए। मैं सभी के कमेंट्स को यहाँ पर रीड करूंगी, लाइव वाले भी, प्लस बाद में जो आपके कमेंट्स होते हैं मैं वो सारे कमेंट्स रीड करती हूँ। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर देखूंगी कि कितने बच्चे एक्टिवली हमारे इस वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको आगे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं या नहीं। आप जितना एक्टिवली यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा आज की वीडियो में, वही ये डिसाइड करेगा कि क्या चैप्टर नंबर 2 के बाद भी ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाए या नहीं। क्योंकि अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा। आप ही तो हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ना, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप हैं तो हम हैं। तो इसीलिए मुझे आप लोगों से ये डेडिकेशन चाहिए हर वीडियो के अंदर कि आप पॉजिटिवली उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करें। ठीक है बेटा, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, 1 नंबर का। ऐसे क्वेश्चंस को मैं लड्डू क्वेश्चन कहती हूँ जो अपने नाम में ही अपना काम बता देते हैं। ठीक है, देखो जरा। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, द बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन व्हाट बेसिस। बेटा वो बिजनेस एक्टिविटी गुड्स और सर्विसेज में डील करती है किस बेसिस पर? क्या ये इरेगुलर बेसिस पर डील करती है, यानी कि कभी कभी हम करते हैं ये एक्टिविटी? क्या ये वन टाइम बेसिस पे डील करती है, यानी कि एक ही बार करते हैं हम इसको? क्या हम इसमें रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं, मतलब रोज ही हम उस काम को कर रहे हैं, रोज ही उस सामान को बेच रहे हैं? या क्वार्टरली, यानी कि साल में 4 बार करते हैं बस इस काम को? फटाफट से जरा कमेंट में लिख दो कि क्या है इसका आंसर। जल्दी से लिख दिया? यस, तो मैंने सुन लिया तुम्हारा आंसर, रेगुलर बेसिस। हमने यहाँ पर पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में कि यहाँ पर होना चाहिए रेगुलरिटी ऑफ बिजनेस, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई थी। देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडस्ट्री कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। वो कौन सी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट देती है आपको? क्या वो प्रोसेसिंग है, क्या वो एनालिटिकल है, क्या वो सिंथेटिकल है, क्या वो असेंबली है? इसका आंसर देने से पहले मुझे आपसे ये जानना है कि बताओ ये चारों कौन सी कैटेगरी में आती है? ये कौन सी इंडस्ट्री है? क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? पहले तो मुझे ये बताओ। याद आ रहा है? हाँ मैडम याद आ रहा है। ये कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? मैडम ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं। बेटा सेकेंडरी में भी कौन से वाली हैं, जरा ये भी बता दो मुझे। सेकेंडरी भी 2 तरीके की थी, उसमें से कौन सी वाली है? याद आया? हाँ मुझे पता है तुम्हें याद आ रहा है। CM मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन है,
तो उसमें से ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, अभी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया अंदर की कैटेगरी का, क्या पता इसमें से पहले पूछ लेते, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो बेटा आप बताओ मैन्युफैक्चरिंग में भी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जो अलग अलग रॉ मटेरियल से एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती थी। याद करो मैंने तुम्हें यही डायग्राम बोला था कि बना लो, तुम्हें डायग्राम देखते याद आ जाएगा कि बहुत सारा रॉ मटेरियल है लेकिन उससे बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो एक है, सारे मिलकर एक साथ आ गए हैं, S फॉर साथ, S फॉर सिंथेटिकल। बट जब बहुत सारों से, यानी कि जब आपका एक रॉ मटेरियल है लेकिन उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो कौन सा होता है, एनालिटिकल। तो फिलहाल तो उन्होंने हमसे कौन से वाला पूछा था, सिंथेटिकल। ठीक है बेटा, ऐसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा उसका पूरा डिटेल आपको पता है, कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले हम आंसर देने के लिए रेडी हैं। चलो आगे देखो, कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन, कॉमर्स किन दो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, होलसेलर्स और कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स को, रिटेलर्स या कंज्यूमर्स को, रिटेलर्स या प्रोड्यूसर को। देखो कॉमर्स को मैं ये कहूँ तो जोड़ता तो ये सबको है, बट हमें बताना है द स्टार्टिंग और द एंड पॉइंट, मेन जो चीजें हैं वो बतानी है। तो मेन वो चीज कौन सी है बेटा, बहुत लड्डू क्वेश्चन था ये भी, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलो यहाँ तो ऐसी कोई खास बात नहीं थी। आगे, which one dash is one of the most important method of promoting the sale of a product, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इसमें से क्या इस्तेमाल करते हो, इंश्योरेंस यूज करते हो, एडवर्टाइजिंग यूज करते हो, बैंकिंग फाइनेंस यूज करते हो, या फिर वेयर हाउसिंग। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। प्रमोशन के लिए, वेरी गुड, एडवर्टाइजिंग। अरे मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी, तुम्हारी दिल की आवाज सुन सकती हूँ मैं, एडवर्टाइजिंग। क्योंकि बेटा जो इंश्योरेंस है वो रिस्क को प्रोटेक्ट करता है, मतलब रिस्क से हमें प्रोटेक्शन दिलवाता है, ये हमारी पैसों की समस्या को दूर करता है। एडवर्टाइजिंग से हम प्रमोशन करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में, और वेयर हाउसिंग हमारी स्टोरेज की समस्या को दूर करता है। ठीक है, चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्रोफेशन, इसमें से क्या प्रोफेशन से जुड़ा नहीं है। क्या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता प्रोफेशन में, क्या प्रोफेशन में कोई स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज या स्किल नहीं होते, क्या प्रोफेशन के अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर नहीं करते, या कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। तो बेटा प्रोफेशन के लिए याद करो सबसे पहले अपनी एक्रोनिम, जल्दी से मुझे एक्रोनिम कमेंट करो कि मैडम एक्रोनिम ये होती है, हमें याद है, एक बहुत ही मोटिवेशनल एक्रोनिम बताई थी मैंने, यहीं पर रिवीजन होगा साथ साथ ही। बताओ, विद राइट पैशन everyone कैन अचीव सक्सेस, जहां पर W से था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, R से था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, E से था एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, P से था प्रोफेशनल बॉडी, और S से था हमारे पास सर्विस मोटिव। तो अगर मैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कहूँ तो ये जो आप कह रहे हो कि फॉर्मल ट्रेनिंग की बात, तो ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को डिस्क्राइब करता है, तो ये तो प्रोफेशन में होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, इसका मतलब ये भी प्रोफेशन में आता है। उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात हुई, इसका मतलब ये भी प्रोफेशन में आता है। सर्विस मोटिव, यानी कि हम सिर्फ सर्विस देते हैं, तो मतलब हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करते ना, यहाँ हम गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर नहीं करते, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है ये कि ये प्रोफेशन में नहीं आता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है बेटा, सबके सही आंसर जा रहे हैं, वेरी गुड, पता है मुझे सबके आंसर सही ही जा रहे होंगे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। 6th क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज दैट एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा पहले तो याद करो कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री की कैटेगरी है, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर हम जितना भी रॉ मटेरियल है वो हम नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल ड्रॉ किया जाता है, एक्सट्रैक्शन यानी कि निकालना। तो क्या ये बात सही है, बताइए बच्चे, क्या ये बात सही है? यस, बिल्कुल सही है बेटा। रीजन असर्शन करने का अप्रोच जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। आपने वैसे सॉल्व किए हैं, रीजन असर्शन भी है कहीं ना कहीं 10th क्लास में, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए क्योंकि हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। जब भी आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ये समझ नहीं आता है। सिंपल एक चीज़ समझो कि आपको पहले ये देखना है कि क्या दोनों बातें सही लिखी हैं, क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है। क्यों? समटाइम्स क्या होता है कि अगर असर्शन फॉल हो गई तो एक ये फॉल पता चलते ही आपको ऑप्शन मिल जाता है
कि अगर असर्शन फॉल है तो आंसर ये है, रीजन फिर ट्रू ही होगा। अगर आपको पता चल गया कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल आ गया है तो भी आपको आपका आंसर मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है सिर्फ पहले दो ऑप्शन में, जहां पर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, हमें वो पता लगाना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो चेक कर लो ट्रू है। अगर बोथ आर ट्रू आ गया तो ही आपके पास कंफ्यूजन अराइज हो रहा है ना। उसके बाद बस इतना देख लो कि क्या जो नीचे रीजन लिखा हुआ है उसकी वो बात कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से क्या ऊपर वाले पॉइंट को रिलेट करती है। कि ऊपर उन्होंने किसी पॉइंट की हेडिंग दी, उन्होंने बोला कि बिजनेस इन्वॉल्व्स रेगुलरिटी इन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। अब उसके बाद उन्होंने नीचे उसका एग्जाम्पल लिख दिया कि कैसे डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज है, कि कोई राजू नाम का बंदा था, वो डेली बेसिस पर फर्नीचर बेचता था, क्योंकि उसका फर्नीचर का काम था डेली बेसिस पर। तो ये एग्जाम्पल रिलेट कर रहा है ना उस पॉइंट से, तो दैट मीन्स आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बस इस तरीके से आपको सोचना है। तो यहाँ पर भी पहले मैं ये चेक करूंगी क्या दोनों सही है या नहीं। तो पहली बात तो मुझे सही दिख गई कि यस, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यही होती है। अब रीजन क्या दिया उन्होंने कि फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग ऑपरेशंस करना, क्या ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है? देखो, फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज पे हो रही है, फिशिंग नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि रिवर्स और पॉन्ड से आप लोग फिश को निकाल रहे हो, ठीक है, माइनिंग वगैरह ये सब आप नेचुरल रिसोर्सेज से ही तो कर रहे हो। तो क्या ये सारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है? बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ये बात भी ट्रू है। अब बात आती है वही कि क्या मैम ये करेक्ट एग्जाम्पल है? देखो, ये एग्जाम्पल उन्होंने एक्सट्रैक्टिव कही तो दिया, यहाँ तो नाम ही छुप गया ना एक्सट्रैक्टिव का, साफ साफ दिख रहा है आपको। तो यस, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बहुत इजी होते हैं रीजन असर्शन करने भी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट आप खुद करेंगे, ठीक, फिर मेरे साथ साथ समझना भी है। टर्शरी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉमर्स एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वो कहते हैं टर्शरी इंडस्ट्री कॉमर्स का पार्ट है, क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का दूसरा नाम एड्स टू ट्रेड होता है, ठीक है। और एड्स मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर हेल्प होता है, हेल्प, असिस्टेंस देते हैं, ये ट्रेड की मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं, यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं जो ट्रेड करने में मदद करती हैं, जिसको हमने बैंक वेट के नाम से एक्रोनिम में याद कर रखा है। और बेटा टर्शरी इंडस्ट्री का मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था कि ये सर्विस इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानी जाती है। तो बात तो सही है, अलाइन कर रहा है उसके साथ कि सर्विस इंडस्ट्री कॉमर्स का पार्ट है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, यानी कि सर्विसेज टू ट्रेड है। बिल्कुल सही बात है, पहली बात तो ट्रू है। चलो आगे देखते हैं। टर्शरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड द सर्विसेज दैट हेल्प्स इन असिस्टिंग द ट्रेड। अब टर्शरी इंडस्ट्रीज के अंदर वो वाली सर्विसेज आती हैं जो ट्रेड करने में मदद करती हैं। अभी तो मैंने ये बात बताई कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को कहते ही एड्स टू ट्रेड है, यानी कि हेल्प करती है ये ट्रेड करने में। तो भाई क्लियरली ये बात बता रही है कि ट्रू है और उसको अलाइन भी कर रहा है, साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे। तो सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ आया? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ। बेटा 8th क्वेश्चन क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन द फर्दर रिप्रोडक्शन। कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्लांट्स की ब्रीडिंग, प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करती हैं फर्दर रिप्रोडक्शन करने के लिए। जेनेटिक इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट, एक्सट्रैक्टिव नेचुरल रिसोर्स से निकालते हैं, जेनेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं, उसकी रियरिंग करते हैं। तो ये बात तो ठीक है, ट्रू। फिश हैचरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मत्स्य पालन, फिशिंग करना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। सिर्फ आपने रिवर या पॉन्ड से सिर्फ फिश को निकाला, वो आपकी एक्सट्रैक्टिव है। बट वहीं पे फिश हैचरी एक मेंटेन करना, वो आपके लिए क्या है बेटा? वो आपके लिए एक जेनेटिक इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पर आप फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए काम करते हो। ठीक है, तो यस, आप ये कह सकते हो कि यहाँ जो ये बात उन्होंने लिख दी है ये गलत है, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये भी जेनेटिक का ही पार्ट होता है, इसलिए ये तो हो गया फॉल्स। अब क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो आपको क्या मिल गया? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक, तो यहाँ पर तो दिक्कत आई नहीं आपको पहचानने में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉफिट अर्निंग एज एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मतलब इसमें से प्रॉफिट अर्निंग के लिए क्या बात सही नहीं है? बेसिकली यहाँ पर वो आपसे पूछना चाह रहे हैं रोल ऑफ प्रॉफिट, और रोल ऑफ प्रॉफिट के अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी थी जिसके लिए मैंने आपको एक्रोनिम बताई थी बियर्स, और आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये एक्रोनिम के अंदर क्या क्या था। ठीक है, तो बताओ क्या प्रॉफिट की वजह से रेपुटेशन बिल्डअप होती है?
क्या हमें इसलिए प्रॉफिट चाहिए क्योंकि हमें रेपुटेशन बनानी है? बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग द एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट। प्रॉफिट इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें कुछ अपनी एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, पैसा आएगा तो एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, भाई ये बात भी ठीक है। इट डजंट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग ऑफ बिजनेस। क्या अच्छा प्रॉफिट किसी बिजनेस की एफिशिएंसी को शो नहीं करता? कैसे कह सकते हो आप ये बात? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट दे रहे हो, तो अच्छी बात है। जब कॉस्ट रिड्यूस होगा तो प्रॉफिट तो अपने आप इंक्रीज होगा। तो भाई आपने हमसे ये पूछा था ना नॉट ट्रू, तो भाई ये नॉट ट्रू है, आप गलत बात कह रहे हो। यहाँ पे वो एफिशिएंसी को भी मेजर करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास अब लास्ट एमसीक्यू एक क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क के बारे में यहाँ पे क्या बात सही नहीं है? तो बेटा स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता क्या, यहीं से पता होना चाहिए, जहां पर गेन और लॉस दोनों के चांसेस होते हैं, 50-50% चांसेस है गेन और लॉस दोनों होने के। तो क्या स्पेक्यूलेटिव लॉस वो है, देखो करेक्ट बात बतानी है, ठीक है। क्या स्पेक्यूलेटिव लॉस वो है, रिस्क वो है जहां पर सिर्फ गेन होता है? नहीं, सिर्फ गेन नहीं होता। क्या इसमें सिर्फ लॉस होता है? नहीं, सिर्फ लॉस नहीं होता। क्या इसमें दोनों के होने के चांसेस होते हैं, इधर गेन और लॉस? हाँ ये बात तो सही है। क्या इसमें ना तो गेन ना तो लॉस, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, ये नहीं है। तो क्या है स्पेक्यूलेटिव रिस्क? जहां पर दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, चाहे तो गेन और चाहे तो लॉस, ठीक है जी। चलो एमसीक्यू कंप्लीट हुए। बताओ फटाफट से मुझे सारे बच्चे अभी के अभी कमेंट करो कि आपके 10 में से कितने नंबर आए, जल्दी बताओ। एमसीक्यू लिख के 10 में से आपके कितने नंबर आए, फटाफट से सारे बच्चे मुझे बताएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है डिस्कस द 4 मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। कोई 4 आपको फंक्शन बताने हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज परफॉर्म करती है। बेटा आप इस बिजनेस एंटरप्राइज की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे कॉमर्स। वो कौन से 4 फंक्शन हैं जो कॉमर्स परफॉर्म करता है, ठीक है। वो गलती से बिजनेस एंटरप्राइज है, यहाँ पर इस क्वेश्चन है कॉमर्स का। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है रोल ऑफ कॉमर्स, या जिसको आपने फंक्शंस ऑफ कॉमर्स के नाम से भी सुना होगा। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कॉमर्स का क्या रोल है। तो बेटा कॉमर्स का रोल पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर पढ़ी थी एक एक्रोनिम, अरेंज द फाइनेंस एंड डिसाइड द प्लेस फॉर ट्रिप। अरेंज द फाइनेंस एंड डिसाइड द प्लेस फॉर ट्रिप। देखो तुम्हें याद रखनी है एक्रोनिम, तभी तुम कुछ कर पाओगे, है ना। अब जहां पर मैंने बताया था कि फाइनेंस कि कॉमर्स ना हमारी कुछ रुकावटों को दूर करता है, कि बिजनेस करते टाइम, ट्रेड करते टाइम हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना। जिसमें से एक प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो पैसे की है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को हमारा जो कॉमर्स है वो कैसे सॉल्व करता है, विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। वो हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटी देता है। प्लेस, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाएं, सामान बनाया कहीं है, पहुंचाना कहीं है, कंजप्शन के लिए कहीं और चाहिए, कैसे लेकर जाएं उसे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकर जाएंगे। अच्छा जी ये काम भी हो गया। और बताओ जी और क्या हो सकता है। ट्रांसपोर्ट तो आपने कह दिया कि दूर हो जाएगा, भाई बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है, सामान चोरी हो जाए, खराब हो जाए, डिमांड फ्लक्चुएट हो जाए, तो ऐसे में रिस्क आ रहा है। तो रिस्क की प्रॉब्लम को कैसे दूर करोगे भाई, हम दूर कर देंगे आपकी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा चलो ये बात भी ठीक है। अब हमें ना अपना सामान को स्टोर भी करना होता है, क्यों, क्योंकि हमने बनाया आज है, वो बिकने के लिए अभी डिमांड नहीं आ रही उसकी, तब तक कहाँ रखे अपने सामान को। तो ठीक है बेटा, उसके लिए हम आपको एक और फैसिलिटी देते हैं, इस चीज़ की, वेयर हाउसिंग की। आप वेयर हाउसिंग की हेल्प से अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो बस हो गई ना आपकी सारी प्रॉब्लम का समाधान, आपको मिल गया कि हमारी टाइम की प्रॉब्लम थी कि टाइम से सामान कैसे हम पहुंचाएंगे, तो वेयर हाउसिंग को यूज़ कर लो। तो 4 फंक्शन बताने थे, वो 4 मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रोहन अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज वांट्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। वो कहता है कि बताओ कि क्या, रोहन बिजनेस स्टडीज का स्टूडेंट था, वो जानना चाह रहा था कि भैया एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल में बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि एक तरफ इंडस्ट्री है, एक तरफ ट्रेड है, एक तरफ कॉमर्स है, तो इनके बीच में रिश्ता क्या है, बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखो बेटा, इंडस्ट्री के बिना हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्री ही है जो हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल देगी और उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करेगी।
तो इंडस्ट्री जो है वो हेल्प कर रही है फॉर द ट्रेड, क्योंकि ट्रेड में तो आप क्या कर रहे हो, ट्रेड में आप जस्ट कर रहे हो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड में तो सिर्फ आप इतना ही करते हो। बट आपके ट्रेड को भी फिर कौन हेल्प करेगा, कॉमर्स। आपकी इंडस्ट्री और ट्रेड को दोनों को हेल्प करेगा कौन, कॉमर्स। क्यों, क्योंकि कॉमर्स में आपके लिए वो सपोर्टिंग सर्विसेज हैं जिसकी हेल्प से आपने जो भी सामान बनाया होगा, वो जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हो, वो बाइंग एंड सेलिंग होगा किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। तो आप कह सकते हो कॉमर्स इज अ बैकबोन, ये इन दोनों चीजों के लिए बैकबोन का काम करता है कि इसके बिना ये दोनों भी अधूरे हैं। तो बस यही एक रिलेशनशिप है। तो आप तीनों की डिफाइन लिख दीजिएगा, तीनों को एक दूसरे के साथ पार्ट लिख दीजिएगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास कॉमर्स की कुछ ब्रांचेज होती हैं, तो जो ट्रेड है उसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो बस 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने थोड़ा थोड़ा लिख दिया, 2-2 लाइन के लिए दोनों सबकी डेफिनेशंस, आपका काम चल जाएगा। ठीक, चलो अब 13th क्वेश्चन से थोड़ी सी चीज बदलने वाली है, जो अब आपको क्लास 11th में सीखनी है कि आपको केस स्टडी करना सीखना है कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा केस स्टडी सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका बताऊं कि आप जब भी केस स्टडी सॉल्व करें, तो मैं तो केस स्टडी सॉल्व करते टाइम अपना एक ट्रिक अपनाती थी कि मैं जब बचपन में अनसीन पैसेज पढ़ती थी ना, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो मैंने कभी भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं, मैंने कभी पैसेज नहीं पढ़ा। उस टाइम तो काम चल जाता था ना, अब तुम्हारे मुझे लगता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बड़े टिपिकल हो गए हैं। तो मैंने तो क्या करती थी, सिर्फ क्वेश्चन देखा, लाइन ढूंढी और उसको ऊपर ढूंढने की कोशिश करती थी और मेरा काम बन जाता था। थोड़ा सा पार्ट यही वाला आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि जब भी आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग से रीड नहीं करना। क्यों, अभी फिलहाल पहला चैप्टर है, कुछ ही कॉन्सेप्ट है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर जाओगे। बट जब आप वहां पर पूरे फुल कोर्स का एक पेपर दे रहे होगे, तो उस टाइम पे ना जाने कितने कॉन्सेप्ट्स होंगे। आपने पूरी केस स्टडी पढ़ डाली, फिर नीचे देखा अच्छा इस टॉपिक का क्वेश्चन है, कई टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो इंटर रिलेट भी करते हैं, आपने पहचाना कुछ, फिर नीचे देखा कि ये तो कुछ और ही पूछ रहा है, फिर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको एंड से रीड करना है। जैसे कि 13th क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेन कॉज बिहाइंड द लॉसेज इन द प्रमेश बिजनेस। आपको कॉजेज ऑफ लॉसेस बताने हैं। तो बेटा कॉजेज ऑफ लॉसेस का सीधा सा मतलब है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कॉजेज ऑफ रिस्क, कि रिस्क के कारण कौन से हैं। और आपको ये पता है कि रिस्क के 4 कारण होते हैं। एक तो हम खुद, ह्यूमन रिसोर्स, एक हमारे नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, यानी कि ऊपर वाला ईश्वर भी हमारे साथ गड़बड़ कर सकता है। उसके अलावा बेटा इकोनॉमिक कॉज, यानी कि हमारी इकोनॉमी में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, या हमारे कुछ अदर कॉज भी हो सकते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें लॉस फेस करना पड़ सकता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो बेटा इस क्वेश्चन में पूछा गया है दैट प्रमेश वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो, और डिपार्टमेंटल स्टोर वो अपना चला रहा है। ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। उसको पता है कि प्रॉफिट के बदले में ही, रिस्क के बदले में ही हमें प्रॉफिट मिलता है। सो इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसने 2 डिपार्टमेंटल स्टोर खोले एंड एम्प्लॉयड अ टीम ऑफ यंग स्टाफ टू लुक आफ्टर द स्टोर। और उसने जवान स्टाफ रखा, मतलब एनर्जेटिक स्टाफ रखा अपने यहाँ पर अपने स्टोर्स को चलाने के लिए। इनिशियली स्टाफ वाज वेरी सिंसियर, स्टार्टिंग हमने देखा कि स्टाफ सिंसियर है, एंड अर्न द ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम द 3 डिपार्टमेंटल स्टोर, और तीनों डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत बढ़िया जो प्रॉफिट था वो जनरेट हो रहा था। However, over the last 2 years, लेकिन पिछले 2 सालों से हमने क्या देखा, his business is running into the losses. अब उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है। सो ऑन क्लोज एनालिसिस, तो अब जब एनालिसिस किया तो क्या पाया, he found that the staff was not giving much attention to the customer. हमने देखा जी हमारा जो स्टाफ है ना, अभी बदमाश हो गया है, अभी कस्टमर पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसे लग रहा है कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, अभी उन पे ध्यान ही नहीं देते। एंड मोर ओवर देयर वर मेनी केसेस ऑफ एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है बेटा धोखाधड़ी, चालाकी कर रहे हैं हमारे साथ, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है हमारे यहाँ पे, इधर उधर हो रहा है हमारा फंड, हमारी जेब में नहीं जा रहा है, हमारा पैसा खा रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, बेईमान हो चुका है हमारा स्टाफ। तो उस वजह से हमने देखा कि लॉस आ रहा है। अब बताओ कि क्या यहाँ पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, क्या कोई बाढ़ आई, क्या कोई अर्थक्वेक आया? नहीं। क्या इकोनॉमी में कुछ हुआ, डिमांड चेंज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, इन्फ्लेशन आया, डिफ्लेशन आया, कुछ हुआ? ऐसा नहीं। हमारे ही कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारे ही सिक्के खोटे निकल गए। तो ऐसे में बेटा रीजन क्या निकला यहाँ पर, ह्यूमन कॉज।
ये ह्यूमन कॉज की वजह से रिस्क अराइज हो रहा है, तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया और इसी को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है, तो ही पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख के आपने एग्जाम्पल लिख देना है। चलो 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 14th क्वेश्चन के अंदर छोटा सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से ही देखते हैं। अ फेमस डॉक्टर चार्जेस हाईली फॉर द कंसल्टेशन फ्रॉम हिज पेशेंट्स। अब एक डॉक्टर है, फेमस है, कंसल्टेशन चार्जेस बहुत ज्यादा लेता है, वो फेमस हो गए भाई, फेमस होने के बाद अपना पैसा बढ़ा दिया उन्होंने, चलो जी ठीक है। एंड रिफ्यूजेस टू ट्रीट द पुअर पेशेंट्स विदाउट द कंसल्टेशन चार्जेस। नालायक। क्यों बना था डॉक्टर? फिर जो पुअर पीपल थे उनसे उसने कह दिया कि जब तक कंसल्टेशन चार्जेस नहीं दोगे इलाज नहीं होगा। नालायक डॉक्टर है ये। ही पेज अटेंशन टू द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और ऊपर से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ज्यादा अटेंशन दे रहा है। एन एजेंट ऑफ द फार्मा कंपनी, फार्मा कंपनी यानी कि वही जहां से दवाइयां आती हैं, तो इसने उनके एजेंट पे ध्यान देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अब इसको ज्यादा लालच आ गया है। एंड टेक द गिफ्ट्स एंड कमीशन फ्रॉम देम, उनसे गिफ्ट और कमीशन ले रहा है। अपने ऐसी दुकान पर बैठकर जहां पर उसको पेशेंट को ट्रीट करना था वहां सामान बेचना शुरू कर दिया उसने, मेडिसिन बेच रहा है ताकि उसको कमीशन मिले। चलो बताओ जी, क्या आपकी नजरों में ये प्रोफेशनल बिहेवियर है एक डॉक्टर के लिए? क्या एक डॉक्टर के को ऐसा काम करना चाहिए? क्या एक डॉक्टर सामान बेच सकता है क्या? भाई हमने तो ये पढ़ा है कि पहली बात तो डॉक्टर एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन के अंदर सारे प्रोफेशनल का जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है, तो वो ये काम तो कर ही नहीं सकता, तो प्रोफेशनल तो नहीं है वो। क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एज अ डॉक्टर वो अपने प्रोफेशन में वो अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर उसका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है टू ट्रीट हिज पेशेंट फर्स्ट, व्हाटएवर द सिचुएशन इज उसको अपने पेशेंट को ट्रीट करना है, ऐसा हमने प्रोफेशन में पढ़ा है। तो बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ येस और नो में आंसर देके नहीं छोड़ना है, आपको रीजन भी देने होते हैं, चाहे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे। टीचर से लड़ने मत जाना कि मैडम आपने क्वेश्चन में तो लिखा नहीं था, ऐसा नहीं करना है, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द फॉलोइंग केसेस हाईलाइट्स द वेरियस सिचुएशंस इन विच entrepreneurs suffered the huge losses, identify the cause of business risk indicated in the given case। तो बेटा आपको क्या बताना है, कौन सा कॉज है बिजनेस रिस्क का? तो फिर से वही ध्यान करो, ह्यूमन, इकोनॉमिक और नेचुरल। अदर कॉजेस तो ऐसे ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो आलोक्स फैक्ट्री वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द फ्लड। फ्लड आ गया, उस वजह से आलोक की फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। हम तो नहीं गए ना, हम तो नहीं गए उनके फैक्ट्री में बाढ़ लाने के लिए, बाल्टी भर भर के पानी डालने के लिए। बाढ़ हमारे हाथ में तो नहीं है, ह्यूमन कॉज तो नहीं है, इकोनॉमी में भी कुछ चेंज नहीं हुआ, तो बेटा कौन सा कॉज है ये बाढ़ बाढ़ आना? नेचुरल कॉज। तो यहाँ पे मिल गया हमें आंसर नेचुरल कॉज। तरंग वॉज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ बेसिक कीपैड मोबाइल। तरंग मैन्युफैक्चरर बेसिक कीपैड मोबाइल बनाता है। डिमांड जो है उसकी मोबाइल फोन की ड्रास्टिकली कम हुई अचानक से, क्यों? स्मार्टफोन आ गए, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो जाने की वजह से उसके मोबाइल फोन की जो डिमांड है मार्केट में वो बंद हो गई। तो बताओ, ऊपर वाले ने कुछ नहीं किया, नेचर में कुछ नहीं हुआ, हमने भी कुछ नहीं किया, टेक्नोलॉजी बदल गई, यानी कि हमारी इकोनॉमी में कुछ हुआ। तो बेटा कौन सा रीजन है ये है हमारा इकोनॉमिक कॉज, ठीक। ऐसे ही पहचानना है आपको भी। Kraft Limited is known for the technically advanced gadgets. The company is planning to launch the latest model of the speakers, which is not yet released in India. तो यहाँ पर एक क्राफ्ट लिमिटेड है, वो क्या है? टेक्निकली एडवांस गैजेट्स बनाते हैं। कंपनी एक लेटेस्ट मॉडल निकालने वाली है स्पीकर का, जो अब तक इंडिया में रिलीज नहीं हुआ। However, before the company could bring out its model, इससे पहले कि वो मॉडल को उतारते मार्केट के अंदर, the same type of speaker was launched by one of its competitor. सेम स्पीकर किसी एक कॉम्पिटिटर ने लॉन्च कर दिया, गड़बड़ हो गई। ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है बेटा जांच पड़ताल या चेकिंग करना। तो जांच पड़ताल करने पे ये पता चला, इट वाज डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ द एम्प्लॉयज शेयर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द स्पीकर विद द कॉम्पिटिटर। फिर से वही बात, हमारे ही कुछ लोगों ने क्या किया, जो टेक्निकल एस्पेक्ट थे वो उन्होंने वहां पर जाकर शेयर कर दिए। तो बताओ, पता चल गया। हम जब हमारे लोग इन्वॉल्व हो तो कौन सा रीजन होता है? जब हमारे लोग इन्वॉल्व हो तो कौन सा रीजन है बेटा? इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। अगर सिर्फ कंपटीशन की बात होती
तो कह सकते हो आप इकोनॉमिक कॉज है, लेकिन क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज ने हमसे हमारे साथ डिसऑनेस्टी करी तो यहाँ पर कौन सा कॉज आ जाएगा, ह्यूमन कॉज। बताइए 15 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, यहाँ तक आपका कितना स्कोर आ चुका है मुझे बता दीजिए। 11 से लेकर 15 तक आपके जो क्वेश्चंस थे वो 3 मार्क्स के थे, तो कितना आप आइडेंटिफाई, अगर आप आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हो अपने आपको फुल मार्क देना, एक्सप्लेनेशन तो आप दे ही देंगे फिर उसके बाद। तो बताइए मुझे यहाँ तक आपका स्कोर कितना हो चुका है। तो बच्चों आज हम लोगों ने 30 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। आज की क्लास को थोड़ा सा हम छोटा ही रखते हैं क्योंकि अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर को रिवाइज नहीं किया होगा और क्वेश्चंस देख के अब उन्हें लग रहा होगा कि किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। तो अब मैं आपको एक मौका देती हूँ क्योंकि पहला ही चैप्टर है, जाइए फटाफट से आप अपने चैप्टर को रिवाइज करिए और नेक्स्ट क्लास तक आप बिल्कुल फिर से रेडी होकर आइए क्योंकि इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं अब उसमें जो लेवल है वो हमारा अप होगा। तो इसीलिए हम आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। स्कोर मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपका कितना आया है और नेक्स्ट क्लास के लिए अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या आप लोगों ने हमारा जो फ्री बैच है हमारे आरकेजी ऐप पे, क्या उसको ज्वाइन किया या नहीं? और अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है बच्चों तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है आपके पास, जाइए और अभी से जाइए और उसको जाके अभी ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी आपको कंटेंट चाहिए, नोट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी, ठीक है बच्चे। सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।